हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 005 इजी नोट्स के न्यू अपडेटेड एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इजी नोट्स के ये अपडेटेड वीडियोस होंगे जो कि आप दिसंबर 2025 और जून 2026 के लिए कवर कर सकते हैं। ये जो हमारा पेपर है एमपीसी 005 जिसका नाम है रिसर्च मैथड्स इन साइकोलॉजी, एक बार इसके सिलेबस को देखेंगे। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर जो आपने देखा था। फोर्थ पेपर में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स से आपने देखा था और इसमें हमें ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलेंगे। अबाउट 30 टॉपिक हैं जिन्हें हम कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम आप लोगों का कुछ ज़्यादा वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। बिगिनिंग में जितना रिक्वायर्ड है उतना इंट्रोड्यूस करके फिर जहाँ जहाँ टॉपिक में ज़रूरत होगी वहाँ करती चलूँगी। फिलहाल आज जो हमारे पास आपको दिख रहा है इंडेक्स, एक बार इंडेक्स ज़रूर दिखाऊंगी। 1 मिनट तो उसके लिए हमें देना भी चाहिए, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये जो टॉपिक्स हैं ये सब आपको कवर करने हैं। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, जैसे अभी एक के लिए बताऊँ डिस्कोर्स एनालिसिस हो गया, एक नज़र आ रहा है तो वो बोल रही हूँ। ऐसे और भी कई टॉपिक्स होंगे तो उनको मैं हाईलाइट करूँगी। तो ये कुल मिला के 30 टॉपिक हैं जिसमें लास्ट के करीब 4 to 5-6 टॉपिक्स तो बहुत बेसिक हैं, बहुत छोटे छोटे रहेंगे, मतलब वो बने ही 6 मार्कर के लिए हैं। और शुरुआत के लगभग 25 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सब तरह के क्वेश्चन प्रोड्यूस करेंगे। आते हैं फर्स्ट अपने इंडेक्स की तरफ, जिसमें आज क्या हम कितना कवर कर पाएंगे। देखिए प्लान तो मेरा है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी चल रही हूँ बिगिनिंग में ही, ये 3 टॉपिक कवर करने का। तो इनको हमें आज करना है। एक गुड रिसर्च क्या होती है, बेसिकली रिसर्च होती क्या है इसको समझेंगे। ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज़ बहुत पूछा जाता है और है भी आसान। मतलब स्टूडेंट जो है वो अगर 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो ऑप्ट करते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, बेसिक सी चीज़ है। इस टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए अगर आप जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। नॉट जस्ट ये टॉपिक, जितने टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं उनके बेसिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप लॉन्ग रन में प्रिपरेशन कर रहे हैं और इजी नोट्स तो क्योंकि ईजियर कर देते हैं आपके लिए चीज़ों को, तो यहाँ से तो आप कवर कर ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में करना चाहते हैं तो वहाँ से भी और डिटेलिंग मिल जाएगी। आते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो रिसर्च होती क्या है पहले समझ लेते हैं। रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च, मतलब कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है उसको फिर से खोजना, दोबारा से उस चीज़ पर वर्क करना, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ तो हम सर्च कर पाते हैं, कुछ तो हम ढूंढ पाते हैं, कुछ तो हमें नया मिलता है, उसी को हम रिसर्च कहते हैं। लेकिन ये जो ढूंढना खोजना, ये जो भी है सर्चिंग का जो प्रोसेस है, ये एक प्रॉपर तरीके से चलता है जब हम स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, जब वो साइंटिफिक हो जाता है। ऐसे जब हम कुछ सर्च करना चाहते होते हैं तो उसके लिए पूरा प्लान नहीं बनाते। एक बेसिक अगर एग्जाम्पल अपने घर का ले लीजिए, आप कोई डॉक्यूमेंट आपने कहीं रखा, भूल गए, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि नहीं पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा फिर मैं वो देखूंगा, उतना प्लान नहीं करते। बस जहाँ आपको दिमाग आया कि मैं लास्ट टाइम कहाँ था वहीं वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है, नहीं याद आता है तो और सोचते हैं। तो मतलब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें हम कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी चीज़ साइंटिफिक होगी वो हमेशा सिस्टमेटिक वे में चलेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियोस में, दूसरे लेक्चर्स में बताया है कि जब भी कोई चीज़ साइंटिफिक होगी, चाहे वो असेसमेंट हो, असेसमेंट में ही बताया होगा मैंने, तो वो हमेशा सिस्टमेटिक चलेगी, उसके प्रॉपर स्टेप्स होंगे और वो सब कुछ हम समझेंगे कि कैसे वो वर्क करती है। रिसर्च इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ साइंटिफिक प्रोग्रेस, सर्विंग एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस एम्ड एट अनकवरिंग न्यू नॉलेज, कन्फर्मिंग एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और सॉल्विंग डिफाइंड प्रॉब्लम। साइकोलॉजी में एक वेल एग्जीक्यूटेड रिसर्च जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, इमोशंस को समझने में हेल्प करती है, थॉट प्रोसेस को समझने में हेल्प करती है एक बेहतर तरीके से। इट लेज द फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ensuring दैट इंटरवेंशन एंड थ्योरीज आर ग्राउंडेड इन क्रेडिबल फाइंडिंग्स। मतलब साइकोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं तो जो थ्योरी हम क्रिएट करना चाहते हैं या जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि वो पूरी तरीके से जनरलाइज हो सके। ऐसा ना हो कि वो स्पेसिफिक हो जाए, जैसे हम किसी पर्सन को लेकर कुछ काम कर रहे हैं तो वो उसी के लिए है, लेकिन जब हम एक जनरल काम कर रहे हैं तो वो सभी के लिए है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। रिसर्च जो है वो वैल्यूएबल होती है, इट मस्ट क्लियरली डिफाइंड इट्स गोल, मीट स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, मतलब प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। इसके भी सब कुछ चीज़ें होती हैं, इसके अपने गोल हैं, इसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब क्राइटेरिया हैं, सब कुछ को ये कवर करके चलेगी। एक अच्छी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अच्छी रिसर्च का मतलब ये हो गया, गुड रिसर्च का मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक ऐसी रिसर्च जो सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करे। ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो नॉलेज को जेनरेट करेगी,
जो रिसर्च होगी उसमें से कुछ ना कुछ हम गेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। जो हम फाइंड आउट करेंगे वो तो करेंगे ही, तो प्राइमरी एम हो जाता है कि नई नॉलेज क्रिएट करना। और साइकोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन, जो भी चीज़ें हैं, थॉट प्रोसेसिंग, इनमें कोई नई इंसाइट दे सके। अगर आपने रिसर्च में कुछ किया है साइकोलॉजी में, तो आप कुछ नया दे रहे हैं दुनिया को, उस विजन से दुनिया उस चीज़ को अब देखने लगेगी, तो वो कहलाता है नॉलेज जनरेशन। एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन, नॉलेज कई बार एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमारे सामने एक स्टेटमेंट की तरह हो सकती है, एक पैराग्राफ की तरह हो सकती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर पाए, ऐसी हमारी थ्योरीज होती है जब हम रिसर्च करते हैं। मतलब हमारी रिसर्च ऐसी नहीं है जो एक स्टेटमेंट है जिसको हम समझा नहीं सकते या जो समझ में नहीं आ सकती। रिसर्च हमेशा बेहतर एक्सप्लेनेशन करती है और प्रिडिक्शन भी करती है कि जो वो बात कह रही है उससे आगे फ्यूचर में और क्या हो सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही कहती है। हमेशा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। अगर एक रिसर्च पर हम वर्क कर रहे हैं और हम रिसर्च जो है हमारी, वैसे तो भी रिसर्च में और आगे पढ़ेंगे, वो प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करेगी, यानी कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाएगी। जो हम कह रहे हैं ना, नॉलेज देगी, एक्सप्लेनेशन करेगी, उसके पीछे कहीं कोई प्रॉब्लम छिपी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। थ्योरी वेरिफिकेशन, जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं वो हमें प्रैक्टिस के लिए गाइड करती हैं, बट दे मस्ट बी टेस्टेड। तो रिसर्च जो होती है वो अच्छे से टेस्ट करने के बाद ही कोई थ्योरी को लेकर आती है, तो मतलब वो वेरीफाइड थ्योरी होती है। अगर रिसर्च के थ्रू कोई थ्योरी निकल कर आई है, रिसर्च करने के बाद हमने कोई थ्योरी जनरेट करी है, तो वो एक वेरीफाइड थ्योरी मानी जाती है। जैसे जनरली लोग अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, किसी चीज़ को लेकर अपना ओपिनियन देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ भी, तो वो एक जनरलाइजेशन, एक जनरल बात है। लेकिन अगर वही साइंटिफिकली टेस्ट हो जाए और एक थ्योरी बन के आ जाए, आती भी है, आपने देखा है, सोशल साइकोलॉजी में देखा है, एट्रीब्यूशन की थ्योरी हो गई, एटीट्यूड की थ्योरी हो गई। अब लोग जनरली एटीट्यूड के बारे में कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, है ना। एटीट्यूड हो गया, या चलिए कोई भी और टॉपिक ले लीजिए, प्रिजुडिस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन को लेके लोग कहते हैं। लेकिन जब उसी डिस्क्रिमिनेशन पर प्रॉपर रिसर्च हुई उस टॉपिक पर और एक थ्योरी निकल कर आई, तो अब लोग उस टॉपिक को उस नज़र से देखने लगे और एक वो वेरीफाइड बात बन गई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो अच्छी रिसर्च होती है उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि वो प्रैक्टिकली रेलेवेंट हो। ऐसा भी नहीं है कि वो हम थ्योरी की फॉर्म में हमें मिल रही है लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है, वो यूज़ नहीं हो सकती, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, नहीं, वो हमेशा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका हो सकता है। ठीक, अब क्राइटेरिया क्या है, ऑब्जेक्टिव की तो हमने बात कर ली, एक अच्छी रिसर्च के लिए क्राइटेरिया क्या है। जब हम किसी भी रिसर्च पे वर्क करते हैं, मतलब किसी टॉपिक पे वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलना चाहिए। अब उसके स्टेप क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप ऑफ गुड रिसर्च, तो वहाँ आगे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलना ज़रूरी बहुत है, यानी प्रॉब्लम डिफाइन करने से लेकर रिजल्ट पर पहुँचने तक। लॉजिकल रीजनिंग, जो फाइंडिंग है ना वो रैशनल पर बेस्ड होनी चाहिए, इमोशनल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। तो रैशनल का मतलब हो गया लॉजिकल, रेशियो से बना है रैशनल वर्ड। तो गुड रिसर्च का एक क्राइटेरिया ये भी है कि वो लॉजिकल रीजनिंग होल्ड करती है। जो हमने कहा ना कि एक्सप्लेनेशन करेगी, प्रिडिक्शन करेगी, तो लॉजिक होगा उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपना थॉट माना, उन्होंने रिसर्च करके करा, पर वो अपने थॉट को वेरीफाई करके चले गए, लेकिन नहीं, वो डेफिनेटली जो है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, उसका लॉजिक ज़रूर होगा। एम्पेरिकल एविडेंस रखती होगी। हाई क्वालिटी रिसर्च इज ग्राउंडेड इन द डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मेजरमेंट। इसमें जो है वो एम्पेरिकल एविडेंस होते हैं क्योंकि हर तरीके से वेरीफाई की जाती है। एक अच्छी रिसर्च जो होगी वो रेप्लिकेटेड हो सकती है बाय अदर रिसर्चर अंडर सिमिलर कंडीशंस एंड यील्ड कंपेरेबल रिजल्ट। मतलब उसमें जनरलाइजेबिलिटी होगी, उसको यूज़, जिसने वो बनाया है वो तो यूज़ करेगा ही, लेकिन कोई दूसरा भी उसको यूज़ कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है डिफरेंट टेस्ट, जो आप तरह तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं, एंग्जाइटी को मेजर करने के लिए कर रहे हैं, डिप्रेशन को कर रहे हैं, और भी बहुत तरीके के होते हैं। तो उन्हें जब किसी व्यक्ति ने बनाया तो उसने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा, आज वो हम सबके लिए वो टेस्ट छोड़ गए और हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं, तो वो सब रिसर्च से ही बने हैं, राइट। तो ये भी एक इसका फीचर हो जाता है। एथिकल स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक रिसर्च में हमेशा वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चलती है। ओके, अब एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग से टॉपिक आ जाए कि गुड रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं किसी भी रिसर्च के, तो वो आप जानते हैं। इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमेशा होगी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को कुछ मैंने आपको ओवरव्यू 4th पेपर में दिया था, लेकिन मान के चलते हैं कि आप 4th पेपर अभी दे ही नहीं रहे हैं, मान लीजिए आप 5th पेपर ही दे रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक आगे आएंगे, मैं वहाँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। मतलब करने ही करने हैं मुझे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। एक वैलिडिटी का 10 मार्कर,
या फिर रिलायबिलिटी का 10 मार्कर। और अगर वैलिडिटी 10 में आ गया तो रिलायबिलिटी उधर 6 में, मतलब ये अपनी जगह बना के रखते हैं पेपर में, इनका स्पेस कोई ले नहीं सकता। तो ये आते ही आते हैं। तो ये वैलिड और रिलायबल भी होनी चाहिए गुड रिसर्च। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन हो जो हम अप्लाई करें तो वो रह जाए, आप अप्लाई करें तो वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया। अब क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, आपको एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज़ें ये बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। आप इसको और डिटेलिंग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका डिज़ाइन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, बहुत टाइप के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जिसमें से एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो उसका डिज़ाइन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो जिस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए रिसर्च चलेगी उसी हिसाब से आगे चीज़ें निकल कर आएंगी। रिलायबल और वैलिड टूल्स यूज़ हों जब हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई टेस्ट कोई टूल ऐसा यूज़ हो कर लें हम बीच में जो रिलायबिलिटी ना रखता हो, जिससे आगे हमारे टेस्ट में प्रॉब्लम आए। एक प्रॉपर सैम्पल साइज होना चाहिए। सैम्पल साइज का मतलब ही होता है कि एक बड़े अमाउंट में से कुछ इतना पार्ट निकालना जिस पर आसानी से टेस्ट किया जा सके। तो सैम्पल का जो साइज़ है ना वो एडिक्वेट होना चाहिए, इतना लार्ज भी होना चाहिए कि उस पर हम अपना वर्क कर सकें, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसमें हमें प्रॉब्लम आए करने में। तो सैम्पल साइज भी एडिक्वेट होना चाहिए, सॉरी। ऑब्जेक्टिविटी, बायस शुड बी मिनिमाइज्ड। तो ऑब्जेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है आगे पढ़ेंगे। हालांकि मैं समझ पा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी आप सभी जानते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि उसमें बायसनेस ना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे उन्हें कोई भी चेक करे, आंसर अगर ए है तो ऑप्शन ए ही रहेगा, दूसरे के कहने से वो ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी को हम समझ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। अच्छी रिसर्च जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। एक रिसर्च में ऐसा ना हो जो पहले से चीज़ें निकल कर आए। इसीलिए आप लोग जब रिसर्च करते हैं ना, जब आप मिनी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं हम, आप लोगों का सेकेंड ईयर में जो होता है, उसमें क्या होता है कि इस चीज़ पर बहुत डिस्कशन पहले किया जाता है कि जो टॉपिक आप चूज़ करें वो यूनिक हो, उसमें इतनी यूनिकनेस हो कि पहले किसी ने उस पर वर्क ना किया हो। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी हो, यानी जो भी आप डेटा उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत क्लियर हो, आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो अच्छी रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, कुल मिला के हम यहाँ पे लिख देंगे। रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स कौन से यूज होते हैं। अभी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो हमने पढ़ा, उसके कई सब पार्ट्स थे, वो मिलाकर ही आता है हमेशा क्वेश्चन। मतलब ऐसे आएगा 3+3+4, है ना, 4+3+3, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया। अब रिसर्च प्रोसेस के स्टेप मैंने आपसे कहे थे, ये क्या होते हैं रिसर्च को करने के। अच्छा, इसको आने से पहले थोड़ा सा समझते हैं, बहुत जल्दी से समझाऊंगी कि आप जब कुछ भी इनोवेटिव करने का सोचते हैं और आप उसको सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं, तो आप कैसे करते हैं। माइंड में पिक्चर बनाइए, अपने सोचिए, आप कुछ एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं, आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, आप सोचते हैं उसमें कौन से टूल्स यूज़ होंगे, आपने जो वर्क किया है ना, जो भी आपने क्रिएट किया उसके ऊपर आप वापस से चीज़ों को एनालाइज करके देखते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं, पर ये स्टेप में होनी चाहिए, और उन्हीं स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा। तो रिसर्च प्रोसेस सिस्टमेटिक सीरीज है एक्शन की, जिसकी हेल्प से जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो बहुत ध्यान से चीज़ों को लेकर चलते हैं और लास्ट में वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जिस रिसर्च प्रॉब्लम पर हम वर्क कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा था वो उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। अब यूनिक का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी कॉमन प्रॉब्लम पर वर्क नहीं कर सकते, पर उस प्रॉब्लम को हम अपने तरीके से जो यूज़ करेंगे ना, वो तो एटलीस्ट यूनिक हो। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। कई बार हम बहुत सिंपलर काम भी कर रहे होते हैं, मगर उसमें क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं होती, तो वो क्लैरिटी गेन करना ही पहला है। यानी हमारी प्रॉब्लम क्या है, जिस टॉपिक पर हम वर्क करना चाहते हैं वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो, उसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई करें, ये हमारा पहला स्टेप है। विदाउट अ क्लियर प्रॉब्लम द रिसर्च लैक्स फोकस एंड डायरेक्शन। बहुत बेसिक सी बात भी है। अगर एक छोटे से छोटा मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका आपको स्टेप नहीं पता, तो वो कितना भी सिंपल हो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर कई बार मैं देखती हूँ कि कई लोग होते हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है, तो अगर उनको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए स्टेप नहीं पता, तो वो कितनी भी बेसिक चीज़ क्यों ना हो वो नहीं कर पाएंगे। वैसे वो जनरली आंसर बता देंगे कि इन दो नंबर्स का एलसीएम ये होगा, कॉमन सेंस तो लगा देंगे, लेकिन जब स्टेप की बात आएगी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मेथड नहीं पता। तो वही वाली बात है कि जब तक हमें अपनी प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं मालूम, तब तक हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे।
इसमें 2-3 चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग अ गैप। रिसर्चर्स ऑफन बिगिन बाय रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर टू आइडेंटिफाई एरियाज जिन पर सफिशिएंट स्टडी नहीं हुई है। लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि किस चीज़ के बारे में और क्या-क्या बातें पहले हो चुकी हैं, तो काफ़ी मेहनत का काम होता है ये। रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, जो प्रॉब्लम है ना, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करे फ्यूचर में। एक पिक्चर तो हम उसकी देख ही सकते हैं, एक थॉट तो माइंड में आता ही है कि आखिर ये जो टॉपिक है ना, ये हमें कहाँ तक लेकर जाएगा। तो वो थॉट भी हम यहाँ पे क्लियर करके चलते हैं। तो जो हमने रिकॉग्नाइजिंग द गैप समझा, मतलब ये हमने समझा कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, पहले तो हमारा आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसको डिफाइन करना, डिसाइड करना, सेलेक्ट करना, टॉपिक सेलेक्ट करना। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो टॉपिक को सेलेक्ट करना इज कॉल्ड दिस स्टेप 1। फिर उससे रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसको रिव्यू करना, ये सेकेंड स्टेप होता है। वंस अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गैदर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो हम सोच रहे हैं कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, क्या पता हमें लिटरेचर रिव्यू करने के बाद पता चले सब तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, हम क्या करेंगे इसमें, राइट। तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने गए, करना चाह रहे थे पर सोल्यूशन ही मिल गया हमें पहले स्टेप पे। तो लिटरेचर को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लिटरेचर के जितने भी सोर्सेज हैं उनको कंसल्ट करते हैं और रिव्यू को, पर्पस को भी देखते हैं। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चन, अब हम अपने जो हमने क्वेश्चन दिया था उससे रिलेटेड करके हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म बनाते हैं, मतलब हमें अज्यूम करके चलते हैं। हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, उस पर लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब हम देखेंगे कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस या क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है ये तो हमने सोच लिया, अब उसको क्लियरली एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस यानी कोई भी ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट जो हम बाद के लिए रख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, राइट। तो वो हम फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें हम जो भी हमारे पास लिटरेचर होता है उसकी हेल्प भी हम लेते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करना और रिसर्च के क्वेश्चन बनाना, ये हमारा इधर ही स्टेप हो जाता है। अब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सैम्पलिंग प्लान क्या रहेगा, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या यूज़ करेंगे, ये सब इसके अंदर छोटे छोटे स्टेप आ गए। आप एक बात और समझिएगा, जब आप इस तरह से स्टेप लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप ये अंदर के पॉइंटर्स लिखें, आप इसको एक पूरी पैराग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि किसी भी रिसर्च को डिज़ाइन करने में ये सब काम होते हैं, तो इनको मिसलेनियस आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉइंटर्स बना के लिखने ज़रूरी है। तो रिसर्च डिज़ाइन को फाइनल करना हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। उससे रिलेटेड जितना भी डेटा हमारे पास है उसको हम कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एथिकल कंसिडरेशन, जो भी हमें सर्वे से मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, ये काम बड़ा होता है। ये प्रोसेस के अंदर की ही चीज़ें हैं। डेटा कलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है रिसर्च के अंदर, जिसमें हम डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो वेरियस तरीके यूज़ करते हैं, न्यूमरस तरीके यूज़ करते हैं, तो डेटा को कलेक्ट करना भी एक स्टेप हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उस डेटा को एनालाइज करना, जो हमने डेटा लिया अब उस डेटा को एनालाइज करेंगे। जैसे कि आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आजकल 6th पेपर के लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें पहले कोई डेटा मिलता है, फिर उस पर हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, लास्ट में पता करते हैं कोरिलेशन क्या है, लास्ट में पता करते हैं एफ रेशियो क्या निकला, टी टेस्ट क्या निकला। तो जो भी हमें टेस्ट लगाना है, जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो यहाँ यूज़ होगा डेटा के एनालिसिस में, जिसमें हम ज़रूरत है तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, हालांकि ज़रूरत होती ही है प्रोजेक्ट में, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्क करते हैं। अब हमने जब जो भी रिज़ल्ट निकाला उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट में क्रिएट किया, रिपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया उसका, देखा उसमें कितनी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी है, और उसे रिपोर्ट की तरह एक फाइनल रिज़ल्ट की तरह से सामने रख लिया, ओके, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट की फॉर्म में बन जाता है। उस रिज़ल्ट को शेयर भी करते हैं हम कि फाइनली इस रिज़ल्ट पे हम पहुँचे और ऐसा ऐसा हम आगे करने वाले हैं। तो रिसर्च प्रोसेस जो है साइकोलॉजी में एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड सीक्वेंस बिगिनिंग है, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को शुरू से लेकर एंड तक लेकर चलते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा था ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में अपनी जगह पेपर में खुद ही बना के रखता है, ये काफ़ी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आसान है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है और डिपेंडेबिलिटी को दिखाता है ऑफ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी होती है किसी चीज़ को कंटिन्यूस वे में करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी, यानी जो हमारा टेस्ट है। रिलायबिलिटी हम टेस्ट के थ्रू ही देखते हैं, तो जो हमारा टेस्ट है वो कंसिस्टेंट है, यानी वो स्कोर्स कंसिस्टेंट दे रहा है। अगर ये सारी बातें अभी एकदम से समझ नहीं आ रही हैं तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हम एक घड़ी को का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम घड़ी में अलार्म हमारे लगा है, हमारे फ़ोन में अलार्म लगा है
कि सुबह 6 बजे हमारा घड़ी जो है वो अलार्म बजाती है। एक दिन क्या हुआ कि हमसे किसी वजह से, हम मान लीजिए हमसे कोई मिस्टेक हुई थी, हमने अलार्म सेट नहीं किया या कुछ भी, या फ़ोन ऑफ हो गया। मुझे रिसेंट डेज़ की याद आ रही है जब मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, अलार्म नहीं बजा था, तो मुझे वो एग्ज़ाम्पल याद आ गया। तो फ़ोन ही ऑफ है हमारा, तो अलार्म नहीं बजा। अभी क्या हुआ, भले ही वो डिस्चार्ज होने की वजह से ऐसा हो गया था, लेकिन वहाँ पर हमें उठने में लेट हो गई, हम नहीं उठ पाए और उस चीज़ ने अपनी रिलायबिलिटी खो दी। यानी कि हमें भरोसा नहीं रहा कि अब अगर अगले दिन हम पता नहीं ये 6 बजे अलार्म बजेगा नहीं। अब इस केस में थोड़ी-सी बात डिफरेंट भी हो जाती है कि इन अ वे गलती हमारी है, फ़ोन खुद तो चार्ज होगा नहीं, राइट? दूसरे एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। ये एग्ज़ाम्पल गलत नहीं है, मैं एक और एग्ज़ाम्पल पे लेके आ रही हूँ आपको। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि जैसे आपने किसी पर्सन से अपने मन की बात शेयर करी, मैं दूसरे साइकोलॉजिकल वे में आ रही हूँ। आपने किसी पर्सन से अपने मन की बात शेयर करी और आपने कहा कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। उस पर्सन ने लगातार इस बात को मेंटेन किया, नहीं बताई, तो आपका भरोसा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब एक दिन आपको पता चला उस पर्सन से या किसी भी थर्ड पर्सन से कि ये बात जो आपने सिर्फ़ उसी से शेयर की थी, वो आपको किसी तीसरे से सुनने को मिली। तुरंत आपने वो जो कंसिस्टेंसी थी वो एकदम ड्रॉप हो गई। आपके फ्रेंड ने, आप लगातार, हमेशा ऐसा होता था कि आप जो भी बात कहते थे वो कभी आपको सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार जो आपने बात कही वो आपको थर्ड पर्सन से मिली, तो सीधी-सीधी बात ये हो गई कि मैंने तो इसके सिवा किसी से कही ही नहीं थी। तुरंत जो है वो कंसिस्टेंसी में ब्रेक आ गया, रिलायबिलिटी में ब्रेक आ गया। तो स्टेबिलिटी नहीं रही अब उस रिलेशनशिप की। तो रिलायबिलिटी हम जब साइकोलॉजिकल वे में बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो ये स्टैट्स के अंदर आने वाली एक टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो टेस्ट यूज़ किस लिए हो रहा है? वो टेस्ट हमें कुछ रिज़ल्ट देगा, राइट? अब वो रिज़ल्ट क्या है? बार-बार अगर हमें उसी तरीके से कंसिस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, हर बार फ्लक्चुएट कर जा रहे हैं, तो उस टेस्ट में रिलायबिलिटी नहीं है। ये वो मोबाइल फ़ोन हो गया जो डिस्चार्ज होने पर अलार्म नहीं बजा रहा है। ये वो दोस्त हो गया जो हमारी बात को लीक कर दे रहा है। ओके? तो समझिएगा कि रिलायबिलिटी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रिसर्च में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए अंडर कंसिस्टेंट कंडीशंस। It is said to be reliable. Reliability is about how much we can trust the result of a measurement. जब हम कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं उन पर हम कितना भरोसा कर पाते हैं, ये उस टेस्ट की रिलायबिलिटी है। अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। अब ये वैलिडिटी पे आएंगे तो ये एक रिलेशनशिप है, तब आप समझ पाएंगे, तो इसको बाद में बात करेंगे। रिलायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलायबिलिटी के ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए, यानी जब हम टेस्ट को रिपीट करें तो रिजल्ट सेम मिले हमें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन कंसिस्टेंसी के भी कई सारे तरीके हो जाते हैं। जब हम रिलायबिलिटी के टाइप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी आज ही की क्लास में। क्लास आई डोंट नो लंबी कैसे हो रही है, प्लान था 20 मिनट्स का, मगर मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़ ही जाता है। स्टेबिलिटी, डिपेंडेबल रहते हैं ओवर टाइम, स्टेबिलिटी रहती है उनमें। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कॉन्फिडेंट जनरलाइजेशन बता सकते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में। फ्रीडम फ्रॉम रैंडम एरर, जब ये रिलायबिलिटी होती है किसी टेस्ट में तो कोई रैंडम एरर नहीं हो सकती, कुछ भी रैंडम एरर नहीं हो सकती है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से? अगर टेस्ट जो है वो टू मच लॉन्ग हो जाए तो उसकी जो लॉन्गर टेस्ट जनरली हैव हायर रिलायबिलिटी। टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जितना क्लियर अनएम्बिगियस आइटम्स होंगे उतना रिलायबिलिटी बढ़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन यानी कंसिस्टेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट, हमने टेस्टिंग एनवायरनमेंट को कंसिस्टेंट रखा तो भी हमारी रिलायबिलिटी बढ़ती है। और सब्जेक्टिव टेस्ट में स्कोर्स, जो स्कोरर हैं उनके बीच में एग्रीमेंट एसेंशियल है। जैसे कोई टेस्ट सब्जेक्टिव है तो मैंने वैल्यूएशन किया तो मुझे लगा नहीं इसके तो ये टाइप्स आने चाहिए थे इस आंसर में, इसमें तो इसके बारे हिस्ट्री आनी चाहिए थी। दूसरे वैल्यूएटर ने कहा नहीं नहीं इसके बारे में तो ये वाला पार्ट आना चाहिए, तो हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया। तो जो स्कोर निकलेगा वो इस बार कुछ और, अगली बार कुछ और हो जाएगा। तो अगर स्कोरर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो स्कोरर कंसिस्टेंसी भी जो इफेक्ट डालती है। रिलायबिलिटी के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। हम एक ही टेस्ट को जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो टेस्ट, मतलब टेस्ट और रीटेस्ट, एक ही टेस्ट को फिर से जब हम टेस्ट करते हैं तो वो ओवर टाइम कैसी स्टेबिलिटी दिखा रहा है, कैसे सेम स्कोर्स दिखा रहा है, तो वो टेस्ट रिलायबल होगा। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जो डिफरेंट एक ही टेस्ट को जब दो लोग इवैल्यूएट करते हैं, मैंने भी बताया, तो दोनों लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है यानी उनके सेम रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो उसको उस जो रिलायबिलिटी नज़र आती है उसे हम इंटर रेटर कहते हैं। मतलब
टेस्ट कुछ ऐसे हैं कि वो पूरी तरीके से उस पर्सन पर डिपेंडेंट है जो उसको रेट करेगा, जो उसको इवेलुएट करेगा, तब रिलायबिलिटी इंटररेटल में कन्वर्ट हो जाती है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी यानी एक ही टेस्ट के दो इक्विवेलेंट फॉर्म, सेम टेस्ट नहीं होगा आपकी बार, दो डिफरेंट फॉर्म होंगे। जैसे आपने एग्जाम्स में देखा है, कॉम्पिटिटिव में सेट बना देते हैं ABCD, उसमें क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं कई बार, पर एक दूसरा पैटर्न ले लीजिए, यहाँ पे टेस्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेम ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो 25 की जगह पे है, 26 की जगह पे 8th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो सेम हो गए, तो वो सेम टेस्ट नहीं है, सिमिलर टेस्ट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टेस्ट में लेट्स से ट्राइंगल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो वहाँ भी ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। तो उनके बीच में जब कंसिस्टेंसी होती है तो वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहलाती है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज अक्रॉस आइटम्स इन अ सिंगल टेस्ट, एक ही टेस्ट के अंदर जब जो आइटम्स होते हैं उनके बीच में कंसिस्टेंसी होती है तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा टेस्ट रिलायबल होगा तभी वो हमें रिजल्ट्स दे पाएगा वो जो हमें चाहिए, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। Reliability is about the dependability of results. A reliable instrument consistently measures the same construct, ensuring that observed differences reflect actual variation in the trait being measured. Reliability को estimate करने के method कौन कौन से होते हैं? अभी जो हमने different type पढ़े ना reliability के, उन्हीं को और अंदर से समझेंगे थोड़ा बेहतर तरीके से। रिसर्च जो होते हैं वो कई तरीके से रिलायबिलिटी यूज़ करेंगे, जिस टाइप की रिलायबिलिटी होगी, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी कहाँ से निकली है, किसी मेथड से ही तो निकली है, तो वही मेथड आपको बताने हैं, अलग से पूछ लिया जाता है ये, और मिलाकर भी बनता है रिलायबिलिटी का क्वेश्चन। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसका पर्पस होता है ओवर टाइम कितनी स्टेबिलिटी है वो हम पता कर पाएँ। प्रोसेस क्या होगा, एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप ट्वाइस आफ्टर अ टाइम गैप। फिर से समझिए, टेस्ट रीटेस्ट में क्या होगा, एक ही टेस्ट दूसरी बार अप्लाई हो रहा है, ग्रुप भी सेम है लेकिन टाइम थोड़े टाइम के बाद, ऐसे को हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड। यहाँ पे जो कोरिलेशन आता है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो रिलेशनशिप बताता है टेस्ट रीटेस्ट का। इसकी लिमिटेशन ये है कि प्रैक्टिस इफेक्ट्स मेमोरी एंड चेंजेस ओवर टाइम कैन इन्फ्लुएंस रिजल्ट। अगर बहुत ज़्यादा टाइम बदल दिया जाएगा तो रिजल्ट बदल भी सकता है। पैरेलल फॉर्म में क्या था, इक्विवेलेंस बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट, एक ही टेस्ट के दो पहलू हैं, दो तरीके के टेस्ट हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। डेवलप टू डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट, एडमिनिस्टर बोथ एट द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप पर दोनों टेस्ट अप्लाई होंगे। यहाँ पे कोरिलेशन जो आता है दोनों के बीच में, उससे हम बता पाते हैं कि रिलायबिलिटी कैसी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन हाँ अच्छा होता है, इससे काफ़ी बेहतर तरीके से निकलता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में क्या करेंगे, मेजर द डिग्री टू विच आइटम्स ऑन अ टेस्ट मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट। इसमें कुछ स्पेसिफिक आते हैं, ये तो प्रॉपर तरीके ही हैं निकालने की रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ मेथड, क्रॉनबेक अल्फा, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला KR20 जिसे हम कहते हैं। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए स्प्लिट हाफ मेथड में हम क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी कहते हैं उसको। टेस्ट के आइटम को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक ही टेस्ट के दो टुकड़े, और उन दो टुकड़ों के बीच में जिन ग्रुप पर वो अप्लाई हुए उनके बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्रॉनबेक अल्फा में स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन होता है, ये प्रॉपर फॉर्मूला लगा के प्रॉपर जो स्कोर्स होते हैं उन पर वर्क करता है। कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला में भी यही होता है कि जो आंसर्स हैं उनको, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल हो गया, आप थ्योरेटिकली इतना लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटर रेटर रिलायबिलिटी और इंट्रा रेटर। इंटर रेटर में क्या होगा, हम दो लोग जिन्होंने टेस्ट को इवेलुएट किया उनके बीच में कैसा एग्रीमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मल्टीपल रेटर्स जो होते हैं, डिफरेंट इवेलुएटर इंडिपेंडेंटली बताते हैं कि उनका जो भी अपना स्कोर आया वो कैसा आया, उस स्कोर से कंपैरिजन होता है। और इंट्रा रेटर में क्या होता है, सेम पर्सन अलग अलग टाइम पर उसी टेस्ट को इवेलुएट करता है, जो इवेलुएटर है वो सेम रहता है इंट्रा में, और इंटर में मल्टीपल इवेलुएटर्स रहते हैं। ओके, इस तरीके से हम रिलायबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कोई भी सिंगल मेथड वैसे तो यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है, जैसी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वैलिडिटी पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगेन वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है तो सेकंड वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।